तिब्बतन्स का ये कहना है कि येटी दूसरे जानवरों की तरह नहीं है, वो थोड़े इंसानों की तरह हैं, लेकिन पूरे इंसान नहीं हैं। उनके कहने के मुताबिक वो रात को सोते नहीं और इंसानों से बहुत दूर, बहुत ज्यादा ऊंचाई में रहते हैं। आपको बुद्धिस्ट मंदिर और बहुत सी किताबों में इनकी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तिब्बत और नेपाल की बहुत सी मॉन्स्ट्रीज दीवारों पर भी आपको ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिलेंगी। कुछ कहानियों में ये कहना है कि येटी बहुत पुरसुकून जानवर थे, वहीं पे कुछ कहानियां इनको बहुत खतरनाक जानवर बताती हैं। एक तिब्बतन कहानी के मुताबिक एक नेक बुद्धिस्ट का सामना एक जख्मी येटी के साथ हुआ। जब उस नेक बुद्धिस्ट ने उस जख्मी येटी की मदद की तो उस जख्मी येटी ने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए एक मरे हुए टाइगर की बॉडी उसके आगे रख दी। दूसरी कहानियां कहती हैं कि इंसानों ने कई बार येटी को शराब पिलाई ताकि येटी एक दूसरे से लड़ने लग जाएं और एक दूसरे को खत्म कर दें। तिब्बतन कहानियों के मुताबिक येटी सिर्फ मेल ही नहीं होते, फीमेल्स भी होती हैं। इन कहानियों के मुताबिक एक दफा एक येटी फीमेल ने एक आदमी को पकड़ लिया और उसमें से उसने 2 बच्चे पैदा किए। जब उस आदमी ने अपने बेटे के साथ भागने की कोशिश की तो उस फीमेल येटी ने उस आदमी को मार दिया और अपने बच्चे को खा गई। हम जैसे लोगों को भले ही ये कहानियां कुछ साल पहले पता चली हों, लेकिन शेर्पा फैमिली में ये कहानियां नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं। 1951 में जो फुटप्रिंट्स मिले थे, इससे 30 साल पहले भी एक एक्सपीडिशन हुई थी जब चार्ली हॉवर्ड बरी ने बर्फ में कुछ फुटप्रिंट नोटिस किए जिसका अंदाजा नहीं था कि वो आए कहां से थे। येटी की मिस्ट्री की वजह से और भी कहानियां क्रिएट हुई हैं। बहुत से कार्टून, किताबें, यहां तक कि फिल्में भी बनाई गई हैं। सवाल यह है कि येटी के बारे में जो एविडेंस दिया जाता है इस पर हम भरोसा करें या नहीं। ये एविडेंस 2 तरीके का है। पहले नंबर पर कहानियां आ जाती हैं। हम 1974 की बात करते हैं जब लैपकोडोमा, जो एक नेपाली शेर्पा की बीवी थी, वो नदी के पास जख्मी हालत में पाई गई। जब उनको होश आया तो उन्होंने लोगों को यह बताया कि येटी ने उनको नदी में फेंक दिया था, लेकिन ऐसी चीजों को वेरीफाई करना इंतहाई मुश्किल काम है। हम दूसरे तरीके के एविडेंस पर कंसंट्रेट करेंगे। वो पांव के निशान, हाथ या बाल हैं। पहले हम फुटप्रिंट की बात करेंगे। कई माउंटेनियर्स ने बहुत से फुटप्रिंट्स लिए और उन्होंने ये क्लेम किया कि ये फुटप्रिंट येटी के ही हैं। 1951 की फोटोग्राफ्स या फिर ये वाली फोटोग्राफ्स जो कि एक आर्मी के दस्ते ने 3 साल पहले ली थी, तो क्या ये फुटप्रिंट्स ठीक हैं? अगर हम साइंस और एक्सपर्ट्स की बात माने तो इसका जवाब नहीं होगा। जैसे 1921 में चार्लीज हॉवर्ड बरी ने अजीबोगरीब फुटप्रिंट्स देखे। उन्होंने कहा वो खुद ही ये बात नहीं मानते कि ये फुटप्रिंट्स किसी जंगली आदमी के हैं। इनफैक्ट उन्होंने एक जर्नलिस्ट को बताया कि ये फुटप्रिंट्स एक भेड़िए के हैं। जर्नलिस्ट को ये कहानी दमदार न लगी, इसलिए उसने ये बात नशर कर दी कि ये फुटप्रिंट्स किसी जंगली आदमी के हैं। लेकिन अगर हम 1951 के फोटोग्राफ्स को देखें तो ये फोटोप्रिंट किसी भेड़िए के हरगिज नहीं लग रहे। डॉक्टर माइकल वार्ड ने कहा कि ये फुटप्रिंट किसी इंसान के ही लग रहे हैं। 1999 में उन्होंने लिखा कि ये फुटप्रिंट एक तिब्बतन के हैं और उसके पैर थोड़े अजीब किस्म के थे। अगर ये फुटप्रिंट्स किसी इंसान के हैं तो कौन सा इंसान इतनी ठंड में नंगे पैर रहता है? फिर माइकल वार्ड ने इसके बारे में भी एक एक्सप्लेनेशन दी। उनका कहना था कि मैं जाती तजुर्बे के तौर पर भूटान और नेपाल में ऐसे कई कबाइल से मिला जो बर्फ में नंगे पांव घूमते हैं। तो क्या ये फुटप्रिंट्स किसी इंसान के थे? साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं। 1955 में कई रिसर्चर्स ने यह कहा कि ये फुटप्रिंट के निशान किसी भालू के हैं। अब दूसरे एविडेंस की बात करते हैं। इन फोटोग्राफ्स को देखिए। ये येटी की खोपड़ी और हाथ है। इनको नेपाल के एक पेंगबोचे मोनेस्ट्री में देखा जा सकता है। अब ये खोपड़ी और हाथ नेपाल की मोनेस्ट्री तक कैसे पहुंची? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और मेरे ख्याल में ये किसी मूवी का हिस्सा होना चाहिए। तिब्बतन टेक्स्ट के मुताबिक एक इंडियन संगवा दोरजी जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो एक गार में मेडिटेट करने के लिए नेपाल में गए। उन्होंने कहा कि एक बहुत पुरअमन येटी था जो उनके लिए खाना, पानी और तेल लेकर आता था। जब वो येटी मर गया तो उन्होंने उसकी खोपड़ी और हाथ अपने पास रख लिए और इन चीजों को पेंगबोचे मोनेस्ट्री में रख दिया, जो कि 1667 में तामीर की गई थी। फिर 1957 में अमेरिका से टॉम स्लिक नामी एक रिसर्चर येटी के बारे में रिसर्च करने के लिए आया, लेकिन वो रिसर्च न कर पाया क्योंकि वो बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गया था। उन्होंने 2 भाइयों पीटर और ब्रायन को इस काम पे लगाया। अपनी तलाश के दौरान पीटर ने यह खोज लगाई कि पेंगबोचे मोनेस्ट्री में येटी की हाथ और खोपड़ी दोनों चीजें मौजूद हैं। पीटर ने येटी की हाथ की एक उंगली हॉलीवुड सुपरस्टार जेम्स स्टीवर्ट को स्मगल कर दी, जो उस वक्त अपनी बीवी ग्लोरिया के साथ कलकत्ता आए थे। जेम्स स्टीवर्ट ने अपनी बीवी ग्लोरिया से कहा कि वो येटी की उंगली अपने अंडरगारमेंट्स में छुपा ले ताकि इंडियन कस्टम ऑफिशियल्स को कुछ पता न चल सके, और इस तरह ये येटी की उंगली लंदन तक पहुंच गई। लंदन में एक साइंटिस्ट उस्मान हिल को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो रिसर्च करे कि ये उंगली येटी की है या नहीं। तो उसने ये नतीजा निकाला कि ये उंगली किसी खूंखार जंगली की नहीं है, बल्कि ये उंगली किसी इंसान की है। और फिर वो उंगली 1991 में गायब हो गई और 20 साल बाद बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री क्रू को इस उंगली के बारे में पता चल गया।
उनको ये उंगली रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन सर्जन हेंटेरियन म्यूजियम से मिली। इस डॉक्यूमेंट्री ग्रुप को इस उंगली पर डीएनए टेस्ट करने की परमिशन भी मिल गई। डॉक्टर रॉब जॉन्स, सीनियर साइंटिस्ट एट जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ स्कॉटलैंड, उन्होंने कहा कि वो उंगली इंसान ही की थी। उंगली तो इंसान की थी, खोपड़ी का क्या? 1960 में एडमंड हैलरी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया था, उन्होंने कहा कि वो कुछ साइंटिस्ट के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो खोपड़ी किसकी है। तो साइंटिस्ट को इस बात का पता चला कि वो खोपड़ी भी किसी दरिंदे की नहीं थी, वो खोपड़ी एक सेरो नामी जानवर की थी जो हिमालय के पहाड़ों में पाया जाता था। तो दोस्तों, वो फुटप्रिंट्स भालू के थे, हाथ किसी आदमी का था और खोपड़ी हिमालय के जानवर की। और अब आते हैं लास्ट एविडेंस की तरफ। ये ऑक्सफोर्ड के ब्राइन हैं। 2013 में उन्होंने पूरी दुनिया को चैलेंज किया कि दुनिया का कोई भी इंसान उनके पास येटी के बाल, दांत या फिर स्किन लेकर आए। इसके बाद उन्हें 57 सैंपल्स मिले। इसमें से उन्होंने 36 सैंपल्स डीएनए टेस्ट के लिए चूज कर लिए और फिर ये सैंपल्स से दूसरे जानवरों के जीन्स के साथ कंपेयर किए गए और अनफॉर्चुनेटली ज्यादा सैंपल्स जानवरों के थे, जैसे कौवा, घोड़ा या फिर भालू। पर इनमें से 2 सैंपल बहुत इंटरेस्टिंग थे। ये सैंपल लद्दाख और भूटान से लाए गए थे और ये सैंपल ऐसे पोलर बेयर से मैच हुए जिनका वजूद 6.5 लाख साल पहले इस दुनिया में था, जिसकी वजह से ब्राइन स्काइज ने कहा येटी दरअसल पोलर बेयर और ब्राउन बेयर का हाइब्रिड है। 2017 में एक और साइंटिस्ट की टीम ने येटी के बॉडी पार्ट्स एनालिसिस किए, जैसे कि हड्डी, दांत और बाल और स्किन वगैरह। ये सैंपल उन्होंने हिमालय और तिब्बत के केव एंड मोनेस्ट्री से लिए थे। उन्होंने 9 सैंपल कलेक्ट किए। उन्होंने देखा कि 9 सैंपल्स में से 8 सैंपल्स एशियन ब्लैक बियर, हिमालयन तिब्बतन ब्राउन बियर और उनमें से एक सैंपल एक कुत्ते का था। ये सब सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर येटी के बारे में इतना एविडेंस पेश कर दिया गया है, फिर भी आज इसके बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं, इतनी वीडियोस बन रही हैं और लाखों के हिसाब से व्यूज आ रहे हैं। शिव डकाल ने अपनी किताब में लिखा है कि हो सकता है कि येटी की कहानियां पॉपुलर हुई हों क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों को एक सबक सिखाना चाहते थे कि बच्चे ज्यादा दूर न जाएं और अपने खानदान के पास ही रहें। दूसरे लोग कहते हैं कि ऐसी चीजें कहानियां हैं जो कि हमें एक सबक देती हैं कि अगर आप क्यूरियस हैं तो नॉलेज को गेन करेंगे। डैनियल सी टेलर कहते हैं कि लोग येटी पर यकीन रखते हैं क्योंकि उनका इस बात पर यकीन है कि इंसान अपनी नेचर से कनेक्टेड है और हम ऐसे एविडेंस पर यकीन करना चाहते हैं। बावजूद इसके कि येटी की एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियां हमारे मुआशरे में खत्म नहीं होंगी। इसकी भी 2 वजूहात हैं। पहला, आप कभी भी ये प्रूफ नहीं कर सकते कि येटी एग्जिस्ट नहीं करता। एक चीज के बारे में अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये आर्ग्यूमेंट एलियन के बारे में भी दिया जा सकता है। हम कभी ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि एलियन इस दुनिया में है ही नहीं। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि हम सबको मिस्टीरियस कहानियां बहुत पसंद हैं। कहानियां हजारों साल से सुनाई जा रही हैं और हजारों साल बाद भी सुनाई जाएंगी। और हम में से कौन होगा जिसे येटी की कहानी इतनी पसंद न आई होगी?